EXP है क्या, एजेंट्स के लाइफ में इसका क्या रोल है, इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ या उनके बिजनेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। पार्टी हो गई। नेक्स्ट डे जब हम गए वहाँ पे तो हमने देखा सर कि हमें लगा कोई ऑफिस जाएंगे, जैसे उस दिन गए थे जहाँ पे एक बड़ा बहुत सुंदर सा सजा रखा था। नेक्स्ट डे जब गए वो पूरा का पूरा चेंज, वो सब उजड़ गया था, वहाँ कुछ था ही नहीं। जो आदमी अपना घर खरीदना चाह रहा है, जो आदमी अपना सपना पूरा करना चाह रहा है, जो वो अपनी जमा पूंजी लगा रहा है, अगर आप उसको कुछ एडवाइस कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा एडवाइस करो जो उसको फ्रूटफुल हो। अपने पैसा बनाने के लिए आप किसी को प्रॉपर्टी मत बेचो। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार, रियल एस्टेट बिजनेस कोच, और आपका फिर से स्वागत है रियलिटी टॉक्स में। आज हमारे पास बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है शशांक वशिष्ठ, और वो हैं कंट्री हेड EXP रियलिटी इंडिया के। तो जानेंगे शशांक जी से कि EXP इंडिया रियलिटी एक्चुअल में है क्या, और इंडियन मार्केट में कैसे रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स को ये हेल्प कर रही है उनके बिजनेस को बढ़ाने में। शशांक जी, स्वागत है आपका इस शो में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप टाइम निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि EXP है क्या, है ना। ये एजेंट्स के लाइफ में इसका क्या रोल है, या किसी ब्रोकर्स के रोल के लाइफ में इसके क्या रोल हैं, और इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ या उनके बिजनेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एजेंडा बेसिकली ये है हमारे आज का डिस्कशन का। सो पहले आप मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर डोमेन में आप आए कैसे, रियल एस्टेट और फिर EXP, ये जर्नी बेसिकली रहा कैसे आपका। तो संजय जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड आई थिंक एक रियलिटी टॉक्स पॉडकास्ट के माध्यम से आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप पहुँच रहे हो, समझा रहे हो रियल एस्टेट के बारे में। तो आई थिंक बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू यू। आर ऑन अ वेरी गुड मिशन। तो सर मेरी भी जर्नी की एक शुरुआत जो कहते हैं ना एक महत्वाकांक्षा के साथ हुई। एंड हमारे भारतवर्ष में आई थिंक 3 सपने दिखाए जाते हैं बच्चे को कि या तो आप इंजीनियर बन जाओ, या एक डॉक्टर बन जाओ, या आप CA बन जाओ। तो आई थिंक यहाँ से शुरुआत हुई एक मध्यवर्ग परिवार से। सो माय फादर इज़ आल्सो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड माताजी मेरी एक गृहिणी थी, हाउस वाइफ थी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। सर मेरे को भी बताया गया कि और उनका भी बड़ा एक सपना था कि बेटा हमारा इंजीनियर बने। अच्छा। तो हमने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करी। बहुत अच्छे तो नहीं थे पढ़ाई में, बट हाँ ऐसे थे कि अच्छे नंबर आ जाते थे, अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो हमने भी BTech करी सर कंप्यूटर साइंस से। एंड काफ़ी सारे इंजीनियर्स की तरह हम भी पास आउट हुए इंजीनियरिंग की डिग्री लेके। एक अच्छी कंपनी में, IT कंपनी में हमारी जॉब भी लगी, बट कहीं ना कहीं एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया स्टार्टिंग में। एंड आई थिंक वो एक ट्रिगर पॉइंट था। तो कुछ होता है, कुछ रीज़न के लिए होता है ना। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन जो मैंने लिया उस टाइम पे। 2011 में ये हुआ। एंड इसका एक रीज़न है सर, जब हम पढ़ाई कर रहे थे BTech में, तो उस टाइम पे मार्केट में एकदम स्लो डाउन आया था, रिसेशन आपने सुना होगा। काफ़ी सारी नौकरियां गई थी IT की, और सबको एक उम्मीद होती है कि नहीं प्लेसमेंट होगा। हमारा हुआ भी प्लेसमेंट, बट उस बीच में 3rd ईयर के बाद जो आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है, तो मैंने वो इंटर्नशिप सर एक जैसे 90% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द इंजीनियर वो कहीं से जाते हैं, किसी भाई दोस्त से बोल के अपना एक सर्टिफिकेट बना लेते हैं। वो मैंने भी करा। इसमें मुझे लगता है कोई गलती है, क्योंकि उस एज में जो बच्चे को समझ आता है, और हमारी कोई इंटर्नशिप थी नहीं। बट वो इंटर्नशिप वहाँ ना करके आई थिंक मैंने वो इंटर्नशिप एक रियल एस्टेट की कंपनी में करी। ओह, वहीं से टर्निंग पॉइंट तो हुआ वहाँ पे मैंने जब गया सर, आज भी मैं ये वाक्य सबके साथ शेयर करता हूँ, और वो आई थिंक लाइफ का मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में। तो ये डेस्टिनी मान लो या कुछ मान लो। तो मैं गया वहाँ पे, एक प्रोजेक्ट का लॉन्च था, छोटे से प्रोजेक्ट का। वहाँ पे 100-150 ब्रोकर्स थे जो कि खाना खाने आए हुए थे कि जिस दिन भूमि पूजन होता है, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, डेवलपर उसको इन्फॉर्मेशन देता है, तो उन 100-150 लोगों में हम भी गए कि चलो फ्री फूड मिलेगा। तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई, और मतलब गर्मियों के दिन की बात थी। तो डेवलपर ने बताया कि सर प्रोजेक्ट हमारा ये है, यहाँ पे हमारा ये टावर आएगा, इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। आप सभी लोगों को हम 3% कमीशन देंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको 4 देंगे, जो उनसे अच्छा करेंगे उनको 5% तक देंगे कमीशन। तो थोड़ा समझ में आया कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर हमने थोड़ी कैलकुलेशन करी कि अगर लेट से 35 लाख रुपए का अपार्टमेंट है, 3% मतलब 1 लाख रुपए होगा। तो एक 17-18 साल के बच्चे के लिए, एक 19 साल के बच्चे के लिए 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट, 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मेरे लिए भी ऐसी था, और मध्य वर्ग से आते थे, तो ऐसा नहीं था कि पैसा बहुत था, इतना ख़राब भी नहीं था। टचवुड बहुत अच्छा परवरिश करी पेरेंट्स ने। बट वहाँ पे एक लगा कि ये तो बहुत अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी है, और एक नया युवक ओबियसली महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, काम करना है। तो वहाँ लगा कि चलो कुछ करते हैं।
तो हमने 1-1.5 महीने वहाँ बिताया उन ब्रोकर्स के साथ में, उन प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ में, और क्या बोलें, तो पार्टी हो गई। नेक्स्ट डे जब हम गए वहाँ पे तो हमने देखा सर कि हमें लगा कोई ऑफिस जाएंगे, जैसे उस दिन गए थे जहाँ पे एक बड़ा बहुत सुंदर सा सजा रखा था उन्होंने, एक अच्छा सुंदर सा शोकेस लगाया हुआ था जिसमें कि एक मॉडल जिसे कहते हैं डेमो मॉडल, है ना, और प्रेजेंटेशन बाकायदा, सूट वूट पहन के लोग थे। नेक्स्ट डे जब गए वो पूरा का पूरा चेंज, वो सब उजड़ गया था, वहाँ कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पे हमें लगा कि यार ये प्रोजेक्ट कब आएगा, कब बनेगा। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कुछ क्लाइंट्स थे जो चेक ले लेके आ रहे थे, ब्रोकर्स लाइन लग रहे थे, शोर मच रहा था कि डील हो गई, ये हो गया, तालियां बज रही थी। तो आज क्या हो गया? तो नेक्स्ट डे समझा कि हुआ क्या। तो वो खाली वो लॉन्च करने के लिए था। उसके बाद में सारे जो चैनल पार्टनर्स थे, जो ब्रोकर्स थे, जो डीलर्स थे, वो अपने अपने ऑफिसों से काम कर रहे थे और साइड पे कुछ था ही नहीं। एक खेत था, उस पर छोटी सी बाउंड्री कर रखी थी और एक जो टेंट होता है, टेंट लगाया हुआ था और बोर्ड लगाया हुआ था कि हाँ ये नया प्रोजेक्ट आने वाला है, और भूमि पूजन ऐसा कुछ करके जो पिछले दिन का। तो हमें लगा कि यार ये इतना महंगा प्रोडक्ट, ठीक है, एक खाली खाना खिला के 100-150 लोगों को बुला के कैसे बेच पाएंगे? आप समझ रहे हो? कोई आदमी घर खरीदता है अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा लगा के, पूरी जमा पूंजी लगा के, वो एक कहते हैं एक सपना खरीदता है। घर छोड़ दो, आप सपना खरीदता है। और वो शायद मेरे साथ भी है, मैंने भी जब पहला घर खरीदा तो शायद मेरे को भी ऐसा इतने एक लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट फील हुई, है ना। क्योंकि होता क्या है कि ये हमें शायद बताया गया है, या फिर हम माने कि हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड है, और वो सच्चाई भी है। हम शायद शॉर्टेज है इन सब चीज़ों की, तभी हमें एक डेवलपिंग नेशन बोला जाता है। तो सर वापस आते हैं उसी पे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा गैप है, कि जो प्रॉपर्टी बेच रहे थे ना उनको मतलब था कि क्या हम किसी के लिए एक सही प्रोडक्ट चुन रहे हैं, और जो बना रहे थे आई थिंक उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो बस 100-150 लोगों को बुलाया और उनको बोला कि आप बस अपने क्लाइंट्स लेके आओ, मेरे से कमीशन लेके जाओ ना। उन्होंने कोई प्रोडक्ट की बात करी। उन्होंने बता दिया प्रोडक्ट में हमारे 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 1 बेडरूम है, हम आपको 3%, 4%, 5% कमीशन देंगे, है ना। सिर्फ कमीशन की बात हुई, कमीशन की बात हुई, प्रोडक्ट की बात हुई, और ये नहीं बात हुई कि प्रोडक्ट में है क्या, है ना, प्रोडक्ट किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, है ना। तो वो एक गैप दिखा मुझे उस दिन। सर चलिए हमें कुछ भी, क्योंकि बात तो वही थी, वो पैसा हमें भी शायद दिख रहा था 3%। तो हमने थोड़ा सा और टाइम लगाया गर्मी में। और आपने शायद देखा होगा रोड साइड पे ना काफ़ी सारे हमारे शहरों में, नोएडा में बड़ा आम था उस टाइम पे, और गाजियाबाद में बड़ा आम था। तो वो खेत होते थे सर, सड़कें भी नहीं थी। तो हमने भी वो ब्रोशर पकड़ा और सड़क पे खड़े हो गए रोड साइड। दिस इज हाउ पीपल जनरेट लीड्स। तो पता ही नहीं था सर, एक बच्चा था, कुछ आइडिया भी नहीं था, ना पैसे थे, घर से लंच बॉक्स मिला था, इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। घर वालों को भी लगता था कि हम कहीं पे आईटी में जॉब कर रहे होंगे। तो वो अपना शर्ट पैंट पहन के हम अपना आ जाते थे। तो सर हमने वहाँ पे थोड़ी बेसिक्स चीज़ें, हमें प्रॉपर्टी क्या है, फ्लैट क्या होता है, पर स्क्वायर फीट क्या होता है, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जो थोड़ा बहुत पता था उससे हमने शुरू किया, और हम भी सुबह से शाम तक वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो हमने ये रिपीटेटिवली करा सर, 15-20 दिन किया। और कुछ लोग आते थे, कुछ लोग हॉर्न बजा के चले जाते थे। तो आई थिंक वो गर्मी की धूप ने थोड़ा सा और तपाया। एंड फिर किसी दिन, मतलब जो कहते हैं ना, आप ट्राई करते रहते हो तो कुछ ना कुछ होती है। तो एक सज्जन आके रुके, वो बाइक पे थे, मोटरसाइकिल पे, आज भी याद है, हेलमेट लगा नहीं रखा था। उनके साथ उनकी शायद धर्मपत्नी होंगी पीछे, तो वो बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा भैया प्रोजेक्ट क्या है, क्या बेच रहे हो आप? तो शाम का टाइम था, 4-5 बजे, शायद कहीं घूमने जा रहे हो या ऐसे ही निकलने आए थे, पता नहीं प्रॉपर्टी लेने आए थे, नहीं आए थे। तो मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे ना प्रोजेक्ट आएगा। तो बोलते यहाँ तो खेत है। मैंने सर वो प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे। कहते तो कब बनाएंगे? तो मैंने पूछा सर अभी 3-4 महीने में काम शुरू होगा। तो कहते हैं खेत कटेंगे, उसके बाद 3 महीने तो खेत कटने में लगेंगे, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। मैंने सर बिल्कुल। मैं सर पैसे भी आपको ऐसे ऐसे देने हैं। तो हमें पता था कि आप अभी खाली 50,000 रुपये देके वो फ्लैट बुक करा सकते हैं। तो वो लकीली इंजीनियर थे, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि मैंने अभी ऐसे, और मेरे को घर खरीदना है, तो ये घर कब मिलेगा? तो मैंने उनको बोला सर ये घर आपको 3.5 साल के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यही बताया गया था। तो सर ऐसे करके आई थिंक इत्तेफाक की बात थी कि वो एक क्लाइंट बने हमारे। नेक्स्ट डे वो फिर आए। उस दिन वो घर खरीदने के मूड से आए, है ना। उनके साथ उनके पिताजी एक गाड़ी में आए और वो बैठे हमारे साथ वही टेंट में, और पूछा भी कितने का घर है, क्या है। तो फिर हम उनको लेके डेवलपर के ऑफिस गए। वहाँ पे उनकी एक सेल्स की टीम थी, उन्होंने उनकी ट्रांजेक्शन वो क्लोज कर दी, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते थे। तो जो डेवलपर का जो सेल्स वाला बंदा था उसने बोला कि सर आप वहाँ पे मत करो, सूट वूट पहन के गया था। मुझे लगा कि यार 35-40 लाख की प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, तो सूट होता ही था जब कॉलेज में पढ़ते थे। तो अपना जैकेट वैकेट पहन के गए अपनी बाइक पे। तो उन्होंने बोला सर आप तो बड़े अच्छे हो, आप एक काम करो हमारी सेल्स टीम ज्वाइन करो। तो हमने बोला हमें तो प्रॉपर्टी बेचनी है, धूप से तो अच्छा है कम से कम एसी में बैठेंगे। तो ऐसे हुआ सर। तो वहाँ से हमारा आई थिंक जर्नी शुरू हुई। बट उस
1-1.5 महीने के अंदर से जो मैंने समझा ना, शायद वो था ग्राउंड पे क्या चल रहा है और क्या परेशानी है। सोचने का नज़रिया का तरीका अलग है, तो शायद नहीं सूट करता किसी लोगों को या समझ नहीं आता क्या था। बट वहाँ से मैंने पैसे भी कमाए सर। तो वो 2 महीने के अंदर आई थिंक मैंने कुछ 1,50,000 1,70,000 रुपये कुछ कमीशन बना होगा। 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने बेची थी, तो वहाँ से मेरे को पैसा भी आया। थोड़े दिन बाद आया, रुक रुक के आया, बट आया पैसा। और उसके बाद जब मैं बीटेक करके जब जॉब चढ़ी थी और जो मैं छोड़ी थी, उसका रीज़न ये था कि सर एक अच्छी कंपनी ने मेरे को 3,20,000 रुपये की सैलरी ऑफिस करी थी, जो मेरा CTC था, है ना, CTC। तो वो था, एक अच्छी खासी पैसा लगाया घर वालों ने। और उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये 18-19-20,000 रुपये जो आते हैं, तो इतना तो मैं शायद एक घर बेच के मैं शायद कमा सकता हूँ। मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि वो मैंने कर लिया था ऑब्वियसली, है ना। ऐसा नहीं तो पढ़ाई मैंने करी थी इंजीनियरिंग की, बट दिमाग में वो चल रहा था कि यार जब ये करके भी होता है तो शायद सर, मैं ये सलाह नहीं दूंगा किसी को कि ऐसा करना चाहिए, बट आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था सर। तो मैंने घर पे डिस्कस करा, तो घर वालों ने बोला देख बेटा, करना है करो, ठीक है, बट अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो मैंने बोला ये नहीं पता मुझे, और मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे रियल एस्टेट करना है। मैंने बोला ये नहीं करना, मैं कुछ भी करूँ, एक ख़राब इंजीनियर बनने से अच्छा मैं कुछ और कर लूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। तो घर वालों ने सपोर्ट करा। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली, बेटा आज के बाद में ना ये कंपनी, ये IT, कंप्यूटर साइंस में नहीं करेगा, कुछ भी करेगा तो ज़िंदगी में ये नहीं करेगा। तो मैंने बोला सर ठीक है, नहीं करेंगे, फिर और क्या, जब आपने बोला तो। कहते यही सोच के छोड़ना। तो हमने खैर वहाँ से निकले सर। फिर हमने थोड़े धक्के खाए, ठीक है, कहीं लगता था कभी कभी ये गलत डिसीजन है, कभी लगता था बहुत अच्छा डिसीजन है। तो सीखा सर गलतियों से, मैं ये बोलूँगा, बट कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हमारी थोड़ी और सर रुचि थी रियल एस्टेट में। तो एक डेवलपर की सेल्स टीम पे गए, वहाँ पे हमने एक अपार्टमेंट लॉन्च करा। थोड़ी चीज़ें वो करी जो लोग नहीं करते थे, है ना। प्रेजेंटेशंस बनाई, प्रेजेंटेशन से प्रोजेक्ट दिखाना शुरू करा, वीडियोस बनवाई छोटी छोटी, जो डेमो वीडियोस होती हैं, वो उस टाइम पे हमने करनी शुरू की। 2011 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर हमें पता चला कि मॉल्स भी होते हैं, मॉल, शॉपिंग मॉल, उस टाइम पे बड़ा कल्चर था। 2-4 मॉल होते थे NCR के अंदर, तो वहाँ पे जाते थे मूवी वूवी देखने। बट फिर हमें लगा कि ये भी तो कोई बिल्डर ही बनाता है। तो वहाँ पे थोड़ी रुचि हुई, हमने देखा कोई नया मॉल कहाँ बन रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में एक मॉल बना रहे थे एक सज्जन, उनसे कनेक्ट निकाला। हमने जाके एक थोड़ा टाइम वहाँ पे काम करा, और वहाँ पे सीखा कि मॉल में होता क्या क्या है, बनता कैसे है, पैसा कौन देता है ना। तो वहाँ पे समझा कि भाई हाँ, रिटेल भी बेच सकता है इंसान, कमर्शियल भी बेच सकता है। एक लीजिंग होती है जो कहते हैं भाड़े पे लगाना, किराया, है ना। तो छोटे शहरों में क्या होता है, दुकानें होती हैं। हाँ, मॉल में क्या हुआ, एक अच्छा ऑर्गेनाइज मार्केट बना दिया। तो बेसिकली शॉपिंग मॉल क्या है, एक प्लेस बना दिया जो कि एक डेडिकेटेड है, जहाँ पे कि आप शॉपिंग करने जा सकते हो और जहाँ पे आप मनोरंजन के लिए जा सकते हो, राइट। तो फिर वहाँ से आपने, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ ब्रांड्स होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज के फ्रेंचाइजी मॉडल पे आती हैं और खुद रेंट पे भी आती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा और समझा रिटेल, मतलब रियल एस्टेट के बारे में। वहाँ से सर थोड़ा एक्सपोजर मिला, मैं कुछ बहुत प्रोफेशनल लोगों से मिला, बॉम्बे जाने का मौका मिला। वहाँ पे पता चला सर ये तो इंडस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो हमने देखा पिछले 2-3 साल के अंदर, और जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से बिजनेस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस टाइम पे कुछ ही गिने चुने डेवलपर्स थे, गिने चुने प्रोफेशनल्स थे जो इंडस्ट्री में काम करें। वहाँ से लगा कि सर कुछ ऐसा करना है कि हम शायद इस इंडस्ट्री को बदल दें, है ना। जो आदमी अपना घर खरीदना चाह रहा है, जो आदमी अपना सपना पूरा करना चाह रहा है, उसको वो लोग डील करें, या फिर कुछ ऐसा करें कि उसको वो घर मिले टाइम पे, है ना, उसका वो सपना पूरा हो, जो वो अपनी जमा पूंजी लगा रहा है। अगर आप उसको कुछ एडवाइस कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा एडवाइस करो जो उसको फ्रूटफुल हो। अपने पैसा बनाने के लिए आप किसी को प्रॉपर्टी मत बेचो। तो ये सोच के सर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को MBA करना चाहिए रियल एस्टेट में, जो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। तो मैं MBA किया, फिर आपने? मैंने MBA किया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में। तो जो मैंने MBA की फीस भरी सर, वो भी मैंने खुद से रियल एस्टेट से कमा के ही भरी। ओके, ग्रेट। तो वो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। घर वालों से मैंने बताया तो घर वाले भी बोले कि MBA करेगा तो 10-12 लाख रुपए लगेंगे, और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला सर जितने हो सके उतना देना, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद दूँ। और रियल एस्टेट से पैसा कमाया, कोई गलत तरीके से नहीं कमाया, अच्छे प्रोडक्ट्स बेच के कमाया, कुछ नौकरी करके कमाया। एंड आई थिंक वहाँ से शुरुआत हुई, और सर बहुत सीखने को मिला उस पढ़ाई में। मेरे को ये लगता है, आई थिंक वो सारी चीज़ें सीखने को मिली जो 99.99% लोगों को पता ही नहीं होती। तो इस पढ़ाई के बाद फिर आप EXP तक कैसे चले गए? सर एक ये जर्नी है सर, काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं बस आपको थोड़ा सा ना एक शॉर्ट में बताता हूँ। तो यस, फिर से सर कॉलेज में मौका मिला सीखने का, और सीखने का रुचि मेरे को हमेशा रहती है। तो आप बोलोगे कि यार पानी इसके अंदर आता है, मतलब पानी तो सभी पी रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि पानी भाई इसके अंदर आया कैसे, क्या प्रोसेस हो। तो वो मैं थोड़ा सा जो कहते हैं ना, एक रुचि, एक क्यूरोसिटी, वो बनी रहती है हमेशा।
वो चाहे मेरी पढ़ाई में थी, वो मैं पहले से ही हूँ बचपन से है शायद वो। तो मैंने सर समझा और पढ़ाई के बारे में जब मैंने वो पढ़ने लगा तो मैं उसको रियल टाइम पे कंपेयर कर रहा था, जो किताबों मेरे को पढ़ाया जा रहा था कि यूएस में ये होता है ना, अमेरिका में ये होता है, या हांगकॉन्ग में कुछ ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 50 बैंक एक साथ आए। तो मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 50 बैंक एक साथ आए कि वो बिल्डिंग बन पाए। तो मेरे लिए बड़ा जो कहते हैं ना क्यूरोसिटी होगी। तो मैंने सोचा यार अगर ये कोई बना रहा है तो ये भी कोई बिल्डर होगा, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो मुझे पता चला 50 बैंकों ने उसको पैसा दिया है। अब वो 50 बैंकों ने किस फॉर्म में पैसा दिया है, तो वो सब जो कहते हैं ना जागरूकता, मतलब एक रुचि, एक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस और क्यूरोसिटी, ये सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करा, एक्सपोजर लिया, काफ़ी मतलब टचवुड चीज़ों ने भी साथ दिया, जो करना चाहते थे तो वो शायद साथ में आई। तो मौका मिला सर 6 देश घूमने का, एक पढ़ाई की एक कोर्स होता है, तो वो मैंने एनरोल किया था, स्कॉलरशिप मिली, तो मैं उसमें मतलब सेलेक्ट हुआ। पूरे एशिया से मैं ही था, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से बच्चे आए हुए थे। तो हमें मौका मिला चाइना जाने का, जापान जाने का, हांगकॉन्ग जाने का, साउथ कोरिया जाने का। और आइडिया था रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट की ही पढ़ाई करते थे, तो वो बेसिकली रियल टाइम में बताते थे कि यहाँ पे कुछ एक केस स्टडी उठाया, कोई प्रोजेक्ट उठाया। तो सर वहाँ पे बड़ा सीखा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जो मतलब जो कहते हैं ना प्रोफेशनल्स। तो रियल एस्टेट के कौन सा वाला पॉइंट वहाँ पे पढ़ते थे, कंस्ट्रक्शंस को लेकर के या मार्केटिंग या सेल्स को लेकर के? अच्छा। सभी जो कोर्स था बेसिकली बहुत ज़बरदस्त कोर्स था। उसमें क्या था उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, राइट, फंडिंग, लॉ। नाइस। तो एवरीथिंग इज करेक्टेड। पैसा लगा कि इसमें अच्छा था, बट अगर आप रुचि लेते हो, देखो पढ़ाई क्या है, अगर आप समझोगे तो वो बहुत अच्छी है, उसको आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हो। तो शायद क्योंकि मैंने वो चैलेंजेस देखे थे अपनी आंखों से, और जब मैं वो पढ़ता था तो वो बताते थे कि ये सही तरीका है। लोग उसको फॉलो नहीं करते थे क्योंकि किसी ने पढ़े ही नहीं था। तो मेरा ये लगा कि यार ये तो बहुत, और उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी है सर इस फील्ड में। रियलाइज तो तभी हो गया था जब वो प्रोजेक्ट वाला मैंने आपको वाक्य बताया। बट मुझे लगा कि यार ये तो हमारे देश में कुछ है ही नहीं सर। अभी तो फिर भी यूट्यूब आ गया है, गूगल आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ 2011-12 की, तो नहीं थे सर ये माध्यम। यूट्यूब था बट इतना पॉपुलर नहीं था, है ना। गूगल भी था बट शायद इतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे, और कुछ चलता था। फेसबुक भी इतना पॉपुलर नहीं था, है ना। तो वहाँ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो सर फिर मेरे को MBA की वजह से जब एक्सपोजर मिला तो मेरे को समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक कंपनी है, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें मैंने ज्वाइन करा, इंटर्नशिप करी, फिर आके वहाँ से फिर दूसरी इंटर्नशिप करी। तो मेरे को लगता है सर देखो, सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, और सीखने के लिए ना आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। आप किसी से जाके बोलो कि सर मेरे को सीखना है ना, और मैं फ्री में काम करूँगा, तो वो आपको बोलेगा कि यार चल ठीक है, क्या सीखना है तेरे को। और जो वो आपको काम दे, अगर आप वो कर देते हो तो डेफिनेटली आप उसकी एक हेल्प बन रहे हो, एसेट बन रहे हो उसके लिए। तो वही मैंने करा सर। मैंने बड़ी कंपनी में गया, मैंने उनसे बोला मेरे को इंटर्नशिप दो, आप सैलरी मत दो। तो उनको भी अच्छा लगा कि चलो इंटर्नशिप पे आ गया, फ्री में बंदा मिल रहा है काम करने के लिए। तो आई थिंक मैंने सीखा सर, और वहाँ से एक अच्छा एक्सपोजर मिला। जो आपने मेरे से पूछा, तो एक वैल्यूएशन होती है, एडवाइजरी होती है, कंसल्टिंग होती है। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है। रियल एस्टेट खाली प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नहीं है सर, बहुत कुछ है। मतलब आप मान के चलिए, अगर मैं बात करूँगा तो शायद 70 से ज़्यादा डोमेन्स हैं जहाँ पे कोई भी यूथ या कोई भी यंग बंदा अपना करियर बना सकता है रियल एस्टेट के अंदर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। फैसिलिटी मैनेजमेंट, सर मैं आपको बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी तक मैं बोल रहा हूँ सर, इंडिया में तो बहुत लैक ऑफ एजुकेशन। तो सर वहाँ पे फिर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करा, ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करा जो कि एक मार्की एसेट्स हैं आज के टाइम में, चाहे वो बैंगलोर में है, दिल्ली में है, पुणे में है। इंटरनेशनल लेवल से मैं स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ सर, सिंस बिगिनिंग। बाहर से पैसा लाना, FDI जिसे बोलते हैं रियल एस्टेट के अंदर, और डेवलपर कैसे चुना जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो वो सब सीखने को मिला। बहुत अच्छे लोग हैं सर, उनसे सीखने को मिला जो ऑलरेडी 15-20 साल से वो कर रहे थे। तो मौका मिला ऐसी टीम्स का पार्ट होने का, और फिर एक थोड़ी सी और जागरूकता बनी कि यार अगर ये इतना ज़्यादा कॉमर्शियल रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे आपका कॉर्पोरेट जो बिल्डिंग्स देखते हो आप, बड़े बिल्डिंग्स हैं, हमारे गुड़गांव में एक DLF साइबर सिटी है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग, और एक डेवलपर ओन करता है, कुछ नहीं बेचा हुआ, सोचो कैसे। तो ये सारी क्यूरियोसिटी थी सर। किसी भी विषय को जानने के लिए ना आपको थोड़ी सी उत्सुकता होनी चाहिए, एक जो कहते हैं ना एक रुचि होनी चाहिए उसमें। तो आई थिंक वो हमारे अंदर था थोड़ा सा। तो उसको सीखते हुए सर एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, काम करा, काफ़ी सीखने को मिला। फिर एक गैप दिखा सर, और बड़ा गैप, वापस आ गए वहीं पे, क्योंकि कुछ लोग ही नहीं थे। कॉमर्शियल रियल एस्टेट में तो फिर भी पढ़े लिखे लोग थे, जो बैंक जानते थे, जो ये सारी टर्मिनोलॉजी। रेजिडेंशियल में कोई कुछ जानता ही नहीं था।
और वही चल रहा था, हर रीजन में छोटे छोटे ब्रोकर्स थे, कुछ ब्रोकरेज क्या थी बहुत बड़ी बन गई थी, तो वो क्या करते थे सैलरी पे लोगों को हायर करते थे, हायर एंड फायर वाला रूल था, आपने परफॉर्म करा महीने के अंदर आपने परफॉर्म किया, डील तो किया 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये करे और प्लस आपको 20-25 हज़ार का इंसेंटिव दे दिया। मतलब इंडिया में आज भी सर, मतलब ये बोल रहा हूँ आयरनी है ये, नहीं पता लोगों को, उनका सच में मेरे को लगता है कि गलत प्रयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है यूथ का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और पैसा कौन कमा रहा है, ब्रोकरेज का ओनर। हाँ, जबकि एक्चुअल में मेहनत वो कर रहे हैं, एक्चुअल मेहनत वो कर रहे हैं, वो बेचारे धूप में खड़े होते रहते हैं, वो जाके पेपर साइन करा रहे हैं, वो जाके घर दिखा रहे हैं, वेरी ट्रू, है ना, और पैसा किसको कमा कमा के दे रहे हैं, अपनी ब्रोकरेज के ओनर। तो फिर वहां से सर हमने सोचा कि कुछ ऐसा देखते हैं कि बाहर देशों में क्या होता है, तो वहाँ समझने की कोशिश करी कि कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है जैसी ये कमर्शियल रियल एस्टेट करें, ऐसी रेजिडेंशियल में भी थी, तो हमने डिसाइड करा कोई एक कंपनी को इंडिया में लाने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला सर। एक फ्रेंचाइजी कंपनी थी जिसके साथ मैंने काम किया, तो वहाँ पे सर हमारा एक बड़ा क्लियर इंटेंट था कि हमें वो सारी सॉल्यूशंस देने हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में। और हमने सोचा कि यार ऐसे घर बेचेंगे जो सबसे महंगे होते हैं, सस्ते बेचने ही नहीं। तो वहाँ पे सर हमने काफ़ी अच्छी ट्रांजेक्शन करी। आप बात करते हो, लोग कहते हैं लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ के सिंगल घर हमने बेचे उन लोगों को बेचे जिनको उनकी ज़रूरत थी। जब हम उनके पास जाते थे कि हम ऐसा बिजनेस करते हैं, और ये पूंजीपति लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्रिकेटर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे, तो जब हम उनको जाके बताते थे कि ऐसी कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो उनको भी लगता था कि चलो फाइनली किसी ने तो ये सोचा। तो आई थिंक एक वो मार्केट का गैप था। और फिर हमने सोचा सर 2020 में एक बड़ा, मतलब मेरे साथ एक वो भी हुआ, कोविड में आई थिंक सबने अपने नियर एंड डियर वंस को मतलब लूज किया। तो मेरे साथ भी हुआ सर। मेरे ऑफिस में था एक बंदा, मतलब सर्वेयर होता था हमारा, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा। फिर उसके जो ब्रदर थे उनका मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। बड़ा बुरा लगा सुन के कि ऐसा नहीं था। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ सर 99% क्या हो सकता है कि 99.5% जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट वाले लोग, उनके इंश्योरेंस नहीं होते हैं। उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, उनकी बाइक का इंश्योरेंस होगा, पर्सनल इंश्योरेंस नहीं होगा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। आप आयरनी समझ रहे हो सर? अपने एक मशीन का इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपनी जान का इंश्योरेंस नहीं करा रहे, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, पता ही नहीं है सर। तो आई थिंक वहाँ पे मेरे को एक बड़ा हिट लगा। तो मैंने सर थोड़ी सी फिर और रुचि निकाली कि भाई कौन सी ऐसी कंपनी है कुछ ऐसा कर रही हो जहाँ पे ऑफिस की जरूरत ना हो, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, है ना। तो हमें लगा कि यार कुछ तो ऐसा होगा ना कि जहाँ से खर्चे कंट्रोल हो, क्योंकि ऑफिस खर्चा है। तो वहाँ से सर मेरे को पता चला एक कंपनी एक्सपी रियल्टी, जो कि क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज है ना। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि इसको इंडिया में लेके आते हैं, कुछ करते हैं जो नहीं हुआ आज से पहले इंडिया में। तो वहाँ से एक्सपी रियलिटी की शुरुआत हुई। वेरी नाइस। तो फिर आप उस फ्रेंचाइजी को लेकर इंडिया में आए? सो फ्रेंचाइजी नहीं है ये कंपनी, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपी रियलिटी कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है। सबसे बड़ा यूनिक मॉडल ही है इसका। एंड ये कंपनी ऑपरेटेड बिजनेस है। इट इज द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड ब्रोकरेज इन द वर्ल्ड। ओह, तो इसका कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं? कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं। तो सिंगल कंपनी ऑपरेट करती है, 100% FDI है। ओके। सो ये कंट्री वाइज है, मतलब जोन किया हुआ है कि कंट्री में ऐसे ऑपरेट करेगी, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से? बिल्कुल सर, है ना, ये ऑपरेट करती है उस कंट्री के रूल्स एंड। तो कितने कंट्रीज में काम कर रही है अभी ये? सर ये 25 कंट्रीज में काम कर रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि हमने शायद कुछ कंपनीज हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आई एम श्योर, उसके अंदर कुछ मोबाइल एप्लीकेशन होंगे। बिल्कुल है। उनमें से किसी भी एप्लीकेशन जो आपके पास है, क्या आपने कभी उसका ऑफिस देखा है फिजिकली? नहीं। जोमेटो का ऑफिस देखा है? नहीं देखा। उबर का ना। और कोई एप्लीकेशन? अमेज़न का नहीं देखा। फ्लिपकार्ट नहीं देखा। मतलब होंगे वेयर हाउस कहीं पे होंगे, लेकिन मैं पर्सनली जरूरत पड़ी नहीं पता ना कौन बना रहा है उसको, ऐप को कौन चला रहा है। बट आप सोचो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने लाया डिसरप्शन, बदलाव, है ना। कैसे लाया? इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो क्या हुआ, अमेज़न बनाया क्यों कि जो लोकल वेंडर है ना। आज आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आज से 15 साल पीछे चलते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं सामान खरीद सकता था शॉपिंग मॉल में जाके, आसपास की दुकान पे जाके, है ना। या फिर मेरे को कोई जानता था तो वो मेरे को बॉम्बे से सामान भेज दे, है ना। या मैं कभी दिल्ली जाता था तो वहाँ से दिल्ली स्पेसिफिकली जाना होता था या कुछ सामान लेने के लिए, जो दिल्ली में ही मिलता था, है ना। चीज़ एक डिफिकल्ट चीज़ थी। और दूसरा, बिजनेस के ना ग्राहक भी लिमिटेड ही थे। बिल्कुल सही है ना। डीलर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। अब क्या हो रहा है सर, आप जाते हो ऐप पे, जाके अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, आपको नहीं पता कि शायद पीछे वाली गली से आया। हाँ, आपके पास से आ रहा है, आपके नीचे का फ्लोर से भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, दूसरी जगह आप वही अमेज़न जाके आप यूएस में भी यूज़ कर रहे हो,
वही जाके आप किसी और कंट्री में यूज़ करो, सेम एप्लीकेशन और वो सेम वैसी फंक्शन कर रही है। यहाँ से आदमी आज अपना जो भी एक प्रोडक्ट है, मतलब जो घर में बना रहे थे, वो आई थिंक पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में पहुंच पाए कि एक टूल की वजह से। इसे कहते हैं क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज, एंड उन्होंने पूरा डिसरप्ट कर दिया मार्केट को। 100% ना। जैसे आपने अच्छा एग्जांपल दिया अमेज़ॉन का, उबर का, तो इसमें क्या होता है कि क्या इसमें एजेंट्स और बायर्स दोनों इसमें कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से? कैसे होता है इसका काम, कैसे होता है? सर बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो दो तरीके होते हैं। या तो वो शुरुआत से सब कुछ खुद से बनाए, है ना, या फिर दूसरा तरीका जो एक EXP ने बनाया है, स्पेशली जैसे ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट करना है, यू कैन डायरेक्टली एनरोल विद EXP, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। एंड एजेंट जब हमारे साथ जुड़ता है तो बेसिकली ही इज़ हैविंग फुल कंट्रोल ऑन हिज बिजनेस। ठीक है। बट वो बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, क्या सही तरीके से क्या प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कैसे एक प्रोफेशनल कंपनी और प्रोफेशनल एजेंट काम करता है ना, और जो भी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे एक ब्रोकरेज बिजनेस को रन करने के लिए आपको आज के टाइम में हो सकता है कि बायर्स चाहिए, सेलर्स चाहिए, ठीक है। उन बायर्स को ढूंढोगे कैसे, तो उसके लिए एक मार्केटिंग टूल्स होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब आपने बायर सेलर को मिल ली है तो क्या एग्रीमेंट साइन कराने, क्या डॉक्यूमेंट साइन कराने, वो होने चाहिए, उनका पता होना चाहिए। तो वो सारा फॉर्मेट उसमें है? वो सब कुछ EXP में है। ओह, नॉट ओनली दैट सर, क्या प्रोजेक्ट बेचना है, अच्छा वो भी ऑलरेडी है। प्रोजेक्ट्स के टाई अप डेवलपर्स के साथ वो भी वहाँ पे है। इसके अलावा सर आप सोचिए इनवॉइस, पेमेंट, कलेक्शन, वो सब कुछ EXP मतलब मैं तो एक ब्रोकरेज बिजनेस हाँ, जैसे आप चला रहे हैं तो वो क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज है। तो वी डोंट हैव एनी ऑफिस, है ना, कोई ऑफिस नहीं है हमारा, पूरे वर्ल्ड में ऑफिस नहीं है, पिछले 15 साल से कोई ऑफिस नहीं है। उसके आपके पास- बावजूद भी ये कंपनी $5 बिलियन की आज के टाइम में साल का 100-125 बिलियन डॉलर की सेल्स करती है, सेल्स वॉल्यूम। वाह, एंड इट्स अ नेस्डेक लिस्टेड कंपनी, जैसे अमेजोन है, एप्पल है, 100% लेजिटिमेट कंपनी है, 100% FDI है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं बेचती है कि आपको कोई एक ड्रीमी सपने नहीं है कि हमारा नाम यूज़ करो, 5 लाख रुपए में दे दो, 10 लाख दे दो, नहीं। वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ योर बिजनेस, इट हैज़ टू बी योर बिजनेस, वी डोंट वांट टू रिप यू पार्ट। सो उस बिजनेस में आप एक टूल, एक ब्रोकरेज सिस्टम डाल देते हैं। सो बेसिकली EXP एक्ट एज अ मास्टर ब्रोकरेज। हाँ, वी आर अ क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, है ना। तो हम एक क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज है। तो जैसे एक अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो जैसे एक ऐसे आप, मैं एक सरल भाई में बताता हूँ, लेमन में समझाता हूँ। अमेजोन पे एक रीसेलर होता है और एक क्लाइंट्स होता है, बिल्कुल। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है। तो हमारे केस में रीसेलर कौन है, एक एजेंट। हमारे केस में प्रोडक्ट क्या हुआ, उनकी वो प्रॉपर्टीज जो वो बेचना चाहते हैं। ऑलराइट, राइट, अब वो कैसे बेचना है, क्या सही तरीका है, कैसे पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या टूल्स हैं, वो सब कुछ हम उन्हें सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। ओह, सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एजेंट हूँ या एजेंट नहीं भी हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सोचा कि मुझे रियल एस्टेट में काम करना है जी, तो मैं EXP के साथ एनरोल करता हूँ। बिल्कुल सर। और उनके जो भी फीस होंगे वो फीस मुझे पे करना होगा। मंथली फीस होता है, वन टाइम बिल्कुल होता सर, है? क्लाउड फीस होता है, बेसिकली जो टूल्स आपको मिलते हैं उसका एक क्लाउड फी चार्ज करती है कंपनी। अच्छा ठीक है, जो भी फीस है उस फीस को मैं पे करता हूँ। उसके बाद ये मुझे उनकी ट्रेनिंग का पूरा एक्सेस मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशंस का जो फॉर्मेट है उसका Products पूरा, होते हैं, प्लस कौन कौन से इन्वेंट्रीज अवेलेबल है वो भी मुझे मिल जाएगा, प्लस लीड्स भी सपोर्ट मिलती है उसमें। सर बिल्कुल, मार्केटिंग के टूल्स भी हैं। अच्छा, marketing और के tools हमारे हैं। जो जैसे मार्केटिंग करते हैं वो भी है, और साथ ही साथ जो इंडिया में ना रेरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो EXP एक ऐसी ब्रोकरेज जैसे 17 स्टेट्स के रेरा लिए हुए, 17 स्टेट्स के रेरा लाइसेंस एज अ ब्रोकरेज हमारे पास है। तो मुझे लेने की जरूरत नहीं उन स्टेट्स का? बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। डेफिनेटली मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ सबको रेरा लेना चाहिए। हाँ, ना ये कहना बहुत गलत है कि रेरा नहीं लेना चाहिए, बट मेरा ये कहना है कि सर अगर आपको रेरा के अंदर प्रैक्टिस करना है, कोई ब्रोकरेज के अंदर काम करना है जो कि जिसके पास रेरा लाइसेंस हो, जो कि खाली वाइट में डील करती हो, हाँ, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करती हो, तो आई थिंक उनके लिए EXP है एक अच्छी ब्रोकरेज है, एक कंपनी है जहाँ पे आपको सैलरी नहीं देते हैं हम आपको एज अ पार्टनर देते हैं कंपनी में, एज अ यू आर बिकम अ पार्टनर इन द कंपनी, यू वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर इन द कंपनी। जो बिजनेस आप करोगे उसका मैक्सिमम पोर्शन आपको जाएगा। अच्छा, कुछ पोर्शन EXP को जाएगा, कुछ पोर्शन EXP को जाएगा, ताकि वो सारे सिस्टम और सारे सपोर्ट जो दे सिस्टम रहे जो हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ की ना एक कॉस्ट होती है सर, टेक्नोलॉजी फ्री नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ऑब्वियसली ये कैमराज, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सबकी कॉस्ट है ना, 100%। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट फ्री, है ना। बट ये है कि सही टेक्नोलॉजी पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आई थिंक बिजनेस कैन ग्रो। तो EXP को कितना टाइम हो गया इंडिया में? सर इंडिया में आए हुए ऑलमोस्ट सर 4 इयर्स हो जाएंगे नवंबर में। अच्छा। सो नवंबर 2020 हमने स्टार्ट किया था।
तो कोविड क्या जब- एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, या कोई रेसिस्टेंस है कहीं पे? सर देखिए 2-3 तरीके से है, एक रेजिस्टेंस कंपनी की तरफ से भी है, कुछ लोगों की तरफ से भी है, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने बताया एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, हाँ और स्पेशली रियल एस्टेट में तो सर जीरो है। बिल्कुल जैसे सही। आप खुद एक ट्रेनर हैं, आप कोच हैं, आपको खुद पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, कभी कभी आपको लगता होगा कि यार क्या वाहियात क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बट एक्चुअली उनको पता ही नहीं है। वाहियात क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता ही नहीं है तो वो हो सकता है कि खत्म, है ना। तो अभी भी मैं बोलता हूँ सर, इंडिया में अगर आप टेक्निकली देखो तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है या रियल एस्टेट कर सकता है, एजेंट बन सकता है, हाँ। बट उसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला रेरा लेके आते हैं। पहले वो डेवलपर्स को लेके आए ताकि एक रेगुलेशन तो, एक सिस्टम हो, एक सेट हो। कोई भी चीज़ को करने का अगर एक प्रोसेस हो तो आई थिंक सबसे अच्छे तरीके से वो रिजल्ट देती है ना, रिजल्ट ड्रिवन एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। आई थिंक इसीलिए रेरा आया, अभी वो रियल्टर्स के लिए भी आया। तो मेरा भी अभी जैसे एक डिस्कशन हो रहा था, तो रेरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आई थिंक अगले 4-5 साल के अंदर तो बहुत वो एडवांटेज उनको मिल जाता है। 17 स्टेट्स का है, तो आप लोग और भी दूसरे स्टेट्स में भी ले रहे हैं, इसका मतलब? सर बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे हमारे पास दिखती है अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे रेरा की गाइडलाइंस अच्छी है, जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं, मार्केट अच्छा है। तो जैसे एग्जांपल दीजिए, अभी मान लीजिए कि यूपी से हटकर और कौन से दूसरे स्टेट में है? सर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कर्नाटका। तो मैं अगर यूपी तेलंगाना, का मेरा रेरा है, महाराष्ट्र का नहीं है, और मैं अभी महाराष्ट्र में कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो वो क्या वहाँ के बिना इंडिविजुअल रेरा लिए हुए बिना मैं कर सकता हूँ? सर देखिए लूप होल नहीं है, बट आप समझिए, क्योंकि एक आप EXP का पार्ट हो, एक EXP एज ए आपकी पेरेंट ब्रोकरेज है, और एज अ कंपनी हमारे पास सबके रेरा है। ओके। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी, सो टेक्निकली यू कैन सेल इन 16-17 स्टेट्स जहाँ पे भी हमारे पास रेरा लाइसेंस। एंड नॉट ओनली दैट सर, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इंडिया से बैठे बैठे हमारे एजेंट्स यूएस में प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, यूएस के एजेंट्स इंडिया में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो EXP से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम 25 कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। 85,000 एजेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सारे फिर वो कमीशन स्प्लिट हो जाता है? कमीशन स्प्लिट हो जाता है, और सब कुछ सर डॉक्यूमेंटेशन है, वर्बल कुछ नहीं है, सब ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मेरा नाम मान लीजिए संजय कुमार है, तो संजय कुमार एंड एसोसिएट्स मेरी एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म है, तो EXP क्या उसमें नाम जुड़ जाता है, कैसे होता है? कुछ नहीं होगा? सर बिल्कुल सर, जैसे अगर आप लेट्स से कि संजय कुमार एज ए EXP रियल्टी भी काम कर सकते हैं, या EXP रियल्टी के एक एजेंट है ना, तौर पे काम कर सकते वो भी काम कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई फर्म है तो वो भी आप EXP के साथ एसोसिएट करा सकते हैं। लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर आपकी एक पार्टनरशिप। तो मान लीजिए संजय कुमार एसोसिएट्स ब्रोकर्ड बाय EXP रियल्टी। अच्छा, ब्रोकर्ड बाय, पावर्ड बाय EXP रियल्टी और ब्रोकर्ड बाय EXP। अच्छा, ब्रोकर्ड बाय EXP रियल्टी, ऐसे हो जाता है। ऐसे होता है। तो दिस इज हाउ आई विल शो इन और माय। जैसे आप फिर से सर मैं एक आपको देता हूँ, ये बड़ा लेमैन है ताकि आपकी ऑडियंस को समझ आए। जैसे अमेजोन है, तो आपको ये पता है मैंने प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाया है, बट अमेजोन का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है सर। वो आ किससे रहा है? कोई संजय एसोसिएट से आ रहा होगा। बिल्कुल, संजय ने एसोसिएट से हो सकता है वो कोई रवि भेज रहा हो, हाँ, या कोई वहां से बैठ के कोई लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि अमेजोन से खरीदा है। आप एप्पल का प्रोडक्ट अमेजोन से खरीद रहे हो, सो अमेजोन वाला ट्रस्ट उसमें ऐड हो गया, ट्रस्ट हो गया। और वो ट्रस्ट कहाँ से आता है? ब्रांड से आता है। तो एक SOP है सर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है हमारा, ठीक है, एक SL, एक प्रोसेस है। तो कोई भी क्लाइंट भी हमारे पास इसलिए आता है कि जो वो US में सर्विसेज मिल रही है, जो उसको कनाडा में मिल रही है, वो सेम एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे इंडियन से भी। एंड इसीलिए जो भी एजेंट्स आते हैं सर, उनकी ट्रेनिंग हम बड़ा इन्वेस्ट करते हैं टाइम, ताकि उनको पता हो कि प्रोसेस है क्या। तो ये ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है? सर ऑनलाइन होती है मोस्टली। सारी ट्रेनिंग्स, लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ सेशंस होते हैं जो रजिस्टर्ड ट्रेनर्स कोच खुद आके लेते हैं, है ना। खुद जाओगे आप वहाँ पे, बड़े आपको पैसा पे करना होता है, बट EXP के माध्यम से सब कुछ फ्री है। वेरी नाइस। क्योंकि वो कंपनी एज अ कंपनी लेवल पे सर हमें पता है कि अगर हमें अपनी कंपनी को बढ़ाना है तो 2 चीज़ों में हम बहुत हैवी इन्वेस्ट करते हैं। वो एक हमारे एजेंट, तो दैट्स व्हाई वी कॉल आवरसेल्फ एजेंट सेंट्रिक कंपनी, और दूसरा हमारी टेक्नोलॉजी। सो वी हैव द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। सो वी वर्क आउट ऑफ मेटावर्स। मैंने आपको बोला था ऑफिस नहीं है, बट हमारा ऑफिस है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में। तो जब आप एक मेटावर्स सुना होगा सबके लिए, 100%। तो आप एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जहाँ पे आप आपका अवतार क्रिएट कर देते हो। तो फिजिकली जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं, मेरी सारी मीटिंग्स ऐसे ही होती हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद में मेरी 7:30 बजे की एक मीटिंग है, जो कि मेरे कनाडा और US के दोनों जो कहते हैं ना कंट्री लीडर, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो उनके साथ है, और हम बात करेंगे कैसे हम बिजनेस को और बढ़ाएं। तो हमारा एक मेटावर्स में, मैं वहाँ पे भी सेम ऐसे ही बैठ के स्पीकर्स पे बात करते हैं, एंड वी कैन जस्ट टॉक, चाहे मोबाइल से चाहे लैपटॉप से। तो ये टेक्नोलॉजी सर चेंज कर रही है। आप इसको AI बोल दो, आप इसको वर्चुअल रियलिटी बोल दो, बट दिस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द होल इंडस्ट्री। तो यार शशांक, बड़ा अच्छा पॉइंट आया यहाँ पे। एक तो ये है कि आप खुद भी ट्रांजैक्शन करते हो? सर मैं नहीं करता, आजकल मैं अपनी टीम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आज आपकी कंपनी कर सकती है, ट्रांजैक्शन कर सकती है, और उस EXP से जुड़े जो लोग हैं सब लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, ओके। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाला टाइम में जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और एजेंट्स हैं
और वो सब लोग यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे तो धीरे धीरे तो गायब होते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया टैक्सी यूनियन कहाँ है आज, हाँ, कहाँ चली गई वो? गाड़ियाँ भी हैं, ड्राइवर भी हैं, लेकिन टैक्सी यूनियन नहीं टैक्सी है। यूनियन गायब हो गई। हाँ, तो ठीक इसी तरह से तरीका पुराना हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोकर्स को या एजेंट्स को अब चेंज करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर कर लिया है बहुत हद तक। आप देखो ना, आज से पहले अगर मैं 6 साल पहले पूछूं कितने ब्रोकर्स के पास वेबसाइट होती थी, तो शायद हाँ। मुश्किल से 1 या 2। नहीं, अभी बहुत लोगों के पास नहीं है, मैं देखता हूँ। बट मैं कह रहा हूँ आज सबको पता है फेसबुक से लीड आती है, हाँ। सबको पता है गूगल से लीड आती है। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर होते थे, उसमें क्लासिफाइड आते थे। आज देखो वो पन्ना छट के छोटा सा रह गया है। पहले क्लासिफाइड के 3-3 पेज होते थे और उसमें 70% खाली प्रॉपर्टीज होती थी। बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने देखा है सर पिछले 1 डिकेड में, आई थिंक मैं एक बड़ा लकी रहा हूँ, मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आई एम श्योर आपने भी देखा है, बट आई थिंक जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आज 70 साल का बंदा भी मोबाइल में प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहा है। हाँ, और सर्च भी कर रहा है। तो ये आई थिंक बदलाव आया है। तो दिस इज लाइक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला ना। तो क्या आपको लगता है EXP अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में इंडिया में क्या करने जा रही, क्या उसका इम्पैक्ट क्रिएट? सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने देखा यूएस मार्केट में हमने जो किया है, लाइक 10 साल में हमें बोला जाता है कि वी आर अमेजोन ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा, है ना, तो ये बड़ा बहुत भारी वर्ड है ना। दूसरा हमने क्या देखा है, काफ़ी सारी ब्रोकरेज से छोड़ के लोग फ्रेंचाइजी से EXP में आ गए, क्योंकि उसके 2 रीज़न है। आई थिंक EXP द ओनली कंपनी मुझे लगता है इंडिया के अंदर जो ऑलमोस्ट 100% ब्रोकरेज पास ऑन करती है। अच्छा, हाँ जी। तो कंपनी रेवेन्यू कैसे बनाती है 100%? सर वही मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, पर ट्रांजेक्शन पे आपको एक 4% का लगता है जब आप प्रोडक्टिव एजेंट हो जाते हैं। अच्छा, जब आप इनिशियल ज्वाइन करते हो पहले दिन से, कोई भी एजेंट 75% ऑफ द कमीशन जो वो कमा रहा है वो लेके जाता है। उल्टा है यहाँ पे, लोग क्या करते हैं 25% देते हैं कि तुम काम करना शुरू करो, 25% लेके जाओ और थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो हम आपका कमीशन बढ़ा देंगे। कोई 30% दे देता है, कोई 40 दे देता है, कुछ सैलरी दे देते हैं। जो मैंने आपको सोए बोला, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, है ना, या फिर आप ऐसे मानो कि एक आदमी जिसका 12 लाख का पैकेज है रियल एस्टेट सेल के अंदर, वो चाहे डेवलपर के यहाँ पे, किसी ब्रोकरेज के यहाँ पे, उसका साल का टारगेट सर कम से कम नहीं तो 5x होता है। तो अगर 12 का 5x करते हो तो आप 60 लाख रुपए मिनिमम करना है उसे, जो बेसिक मिनिमम आपको 12 लाख लेने के लिए। तो आप 60 लाख रुपए कमा के दे रहे हो किसी को, उसके बदले में आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। और 60 लाख के ऊपर अगर आप कुछ करवाते हो तो फिर आपको कहते हो 10-15%, 20%। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे उल्टा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए कि एक फ्रेश बंदा है, वो EXP के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो उसको पहला ट्रांजैक्शन या पहला इनकम करने में कितना टाइम लग जाता है? नॉर्मली क्या ट्रेंड देखा है आपने? सर ये बिल्कुल इसका आंसर ऐसे ही है कि जैसे एक स्कूल होता है ना, उसमें हर क्लास में बच्चे होते हैं। एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा शायद नहीं कर पाता। तो वो शायद इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज हाँ, एक अनुमानित अगर मैं टाइम बोलूँगा तो आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर ये प्रिपेयर होना चाहिए कि 6 महीने पहले अगर कोई फ्रेशर है तो, क्योंकि इतना आसान नहीं है प्रॉपर्टी बेचना। और अगर किस्मत अच्छी है, मेहनत अच्छी करी, तो शायद वो 3 महीने में, 4 महीने में, हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए। हाँ, तो 6 मंथ्स उसको लर्निंग पीरियड होना चाहिए। लर्निंग पीरियड के बाद वो फिर ट्रांजैक्शन करना शुरू करता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा सर प्रिपेयर होके आए जो भी रियल एस्टेट में आ रहा है एटलीस्ट 6 महीने के लिए। उसका मेरा रीज़न ये है ना, मैंने बहुत सारी सक्सेस देखी, बहुत फेलियर भी देखी। लोग बात करते हैं कि सक्सेस स्टोरी बताओ, सर फेलियर स्टोरी भी तो बात करो, है ना। रोज आदमी बंदा चाहता है कि भाई पैसे बना ले, पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर कोई कमा लेता। हमारे देश में क्यों गरीबी होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट जिनको समझ आ जाता है सर, उनके लिए बहुत आसान है। तो वो समझने के लिए आई थिंक आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक राइट एजुकेशन, एक राइट गाइड, मेंटर, कोच जिसे मैं बोलता हूँ, जो कहीं भी आप भटको लेफ्ट राइट, जैसे मैं कुछ भी जा रहा हूँ तो आप मेरे को रोक दे रहे हो, क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में मेंटर नहीं है, गाइड नहीं है, कोच नहीं है, तो आई थिंक यू आर डायरेक्शनलेस। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। गलतियाँ सब करते हैं सर, मैंने भी करी है, कर रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो बड़ा यंग हूँ, मैं तो सबसे सीखता हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट बता, जबकि मैं खुद भी एक कोच हूँ और मुझे भी कोच की ज़रूरत है। बिल्कुल, सो आई हैव अ कोच। सर अगर आप सीखोगे नहीं तो आप वही समझाओगे जो आपने सीखा हुआ है। 100%, है ना। अगर आपको सीखना है कुछ नया तो ऑब्वियसली आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने से आगे जाना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं वो लगभग सभी बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, टेक्नोलॉजी की। EXP वही बात कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें डिफरेंट क्या है? कैसे आप अपने आप को अलग मानते हो दूसरों से? सो देखो, मेरे को लगता है EXP, और मुझे पर्सनली EXP ये नहीं है कि मैं EXP में कंट्री लीडर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एज अ ब्रोकर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कोई भी ब्रोकरेज होती है ना सर, जो मैंने स्टार्ट किया था कि आप
जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है इंसान, लाइक जो लड़का जाके साइट विजिट करा रहा है ना, जिसे हम रियल्टर बोलते हैं, एक्चुअली वो सेल्स बंदे हैं, है ना? सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहा है, सबसे कम पैसे उसको मिल रहे हैं। और ये किसी भी इंडस्ट्री में जो बेचारा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसकी शायद सबसे कम आमदनी होती है। तो वो जो गैप था, बिकॉज जो इस कंपनी के फाउंडर हैं वो भी एक रियल्टर थे, तो उनको भी ये लगा, और उनका सबसे पहला विजन ये था कि यार मुझे ऐसा बनानी है कंपनी जहाँ पे रियल्टर को सबसे ज़्यादा पैसे मिले। तो जैसे मैंने बताया, हाईएस्ट कंपनसेशन इन द इंडस्ट्री, वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 100% by paying a flat transaction fees for the productive agent. If you are a new agent, you can get 75%, कम से कम 75% से पहले दिन से शुरुआत करते हो, तो हाईएस्ट कंपनसेशन इन द इंडस्ट्री। दूसरा, अगर मैं बात करूँ सर, रेवेन्यू शेयर, राइट, रेवेन्यू शेयर इज़ वेरी पावरफुल। सो 90% ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू, वो लोग अपनी जो नॉलेज है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो दूसरी जनरेशन को या दूसरे बंदे को पास ऑन ही नहीं कर पाते। तो हमने काफ़ी सारे लोग देखे होंगे कि XYZ प्रॉपर्टीज, ABC रियल्टर्स, हर सिटी में एक टॉप का रियल्टर था, 100% होता है ऐसा। तो सब बोलते थे कि वो बड़े अंकल बड़े अच्छे थे, बट बच्चे नहीं काम कर पा रहे वैसे। क्यों? उनके तो स्किल थे, पर वो शायद वो सेम नॉलेज आगे पास ऑन नहीं कर, या फिर उन्हें जिन्होंने पास ऑन करी वो जाके अपने दूसरे रियल्टर बन गए। ये एक्सपीरियंस सर दूसरा है। वी बिलीव इन कोलैबोरेशन। तो अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, ऑब्वियसली आप जब भी वो ट्रांजेक्शन करेगा तो उससे आपको कुछ एक बेनिफिट जो कंपनी को मिल रहा है 25%, उससे वो आपको एज अ इंसेंटिव मिलता है। इसे हम रेवेन्यू शेयर बोलते हैं। बहुत पावरफुल है कि ट्रेन करने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं दूसरे बंदे में टाइम इन्वेस्ट करूं। और जब भी वो प्रोडक्शन लग रहा है तो वो सारा पैसा उसको उतना मिल रहा है जो कंपनी की तरफ से, एक कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है कि यू विल ऑल्सो अर्न समथिंग। तो इससे क्या है, आप अपनी टीम बना सकते हो। लेट्स से कि मैं एक रियल्टर हूँ, मैं बैंगलोर में तो हूँ, बट मुझे मुंबई में प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मैं अपने जैसा कोई ढूंढ सकता हूँ। तो हम एक अपनी टीम बना सकते हैं, राइट, एंड टीम बना के काम कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो बायर बॉम्बे में खरीद रहा है, हो सकता है उसका बेटे बैंगलोर में खरीदना चाह रहा हो, तो सारा सिस्टम हमारे सिस्टम में है। वी कॉल इट ग्लोबल रेफरल प्रोग्राम। तो वो आप कर सकते हो। चौथा सर, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने बताया, एजेंट हमारे सर्व प्रिय है ना। तो हम लोग एजेंट्स को कैटर कर रहे हैं, तो मेरी जो रोल है तो वो मेरे एजेंट को सपोर्ट करने का है। मेरा रोल ट्रांजेक्शन करने का नहीं है। कंपनी उसके लिए मेरे को सैलरी दे रही है और बहुत सारे स्टाफ उन्होंने हायर करे हैं टू सपोर्ट एजेंट, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके इनवॉइसिंग के लिए, उनके पेपर वर्क के लिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एजेंट को खाली फोकस करना है सेल्स करने पे। बाकी जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उनका 80-90%, या तो वो स्टाफ हायर करेंगे, एक अकाउंटेंट चाहिए, एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, इतना कमाया नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया आपने, तो वो सारी की सारी सरदर्दी EXP अपने आप ले देती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो सारा सपोर्ट है, जो सारा सर्विसेज है, वो EXP आपको दे देता है बिना आपकी सैलरी के। सो विदाउट फिजिकल ऑफिस यू हैव अ कंप्लीट रनिंग ऑफिस। बिल्कुल। एंड सर, सब कुछ आपका आजकल टेक पे है, आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाती है, सारी चीज़ें। और नॉट ओनली दैट सर, जितने भी रियल्टर हैं, जब भी आप पहली ट्रांजेक्शन करते हो, कंपनी आपको शेयर्स देती है। वी आर अ लिस्टेड कंपनी, तो आप कंपनी में भागीदार हो जाते हो। ओह नाइस, अच्छा मोटिवेशन है ना। सो बेसिकली आप बढ़ रहे हो तो कंपनी बढ़ रही है, कंपनी बढ़ रही है तो आप बढ़ रहे हो। अगर आप शेयर देखोगे तो ये शेयर जब हमने इंडिया में शुरू किया था कुछ सेंट्स में था, आज के टाइम में ये $15-16 पे है। डॉलर की बात करो तो इंडिया में आप 100 कन्वर्ट कर लो, मोटा मोटा 80 रुपये का $1 है, और ये $70 तक गया हुआ है पीक टाइम में। तो इसमें शशांक, इसमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का भी है अगर कोई बिल्कुल सर, जो टॉप प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं आइकन। सो एक एजेंट जो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का कमीशन कमाता है एक साल के अंदर, कंपनी उसको 10 लाख रुपए के शेयर्स एज अ रिवॉर्ड देती है। नॉट ओनली दैट सर, एक 10 लाख रुपए आपके पास आए, आपने खर्च कर दिए, बट 10 लाख रुपए की इक्विटी आपके पास आई, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गया, वो एज आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और 3 साल में अगर कंपनी का वही शेयर 10 लाख का समझो 3 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, और 10 के 15 बन गए, 10 के 30 बन गए, तो जो अभी मैंने देखा वो बढ़ ही रहा है, घटा किसी का नहीं है। तो देयर आर सो मेनी एजेंट्स इन इंडिया जो 2 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करते हैं, सिंगल एजेंट। और सर सारा वाइट है, वी डोंट एंटरटेन एनी कैश। तो किसी को कैश ट्रांजेक्शन करनी है तो उनके लिए EXP नहीं है। मेरा पहले दिन से ये विजन है कि हमें चेंज करना है, हमें बदलाव लाना है, और वो शायद मैं सारे एजेंट्स के लिए बोलता हूँ। और ये रीज़न है कि काफ़ी सारे एजेंट जो हमारे साथ जुड़े, हमें उनको जाने देना पड़ा, राइट, क्योंकि वो कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहते थे। वो माइंडसेट वो सिस्टम नहीं है सर। देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एक होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो अगर आपको चीज़ों को लंबे लेके जाना होता है तो ट्रांसपेरेंसी लानी पता ही नहीं है। ब्रोकरेज आपने बोला कैसे अलग है सर, क्या होता है, आप कमीशन कुछ आ रहा है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है उससे बताया कुछ जाता है और जो बीच का मार्जिन जो है वो प्रोमोटर रख लेता है। क्यों, मैं आपको ऑफिस दे रहा हूँ, मत दे भाई ऑफिस,
क्या कभी ऐसा देखा आपने क्लाइंट आके आपके ऑफिस में डील क्लोज कर रहा है? नहीं, या तो वो डेवलपर के साइड पे जाएगा, या फिर वो उससे अपने घर पे बुलाएगा, या फिर क्लाइंट के घर पे जाओगे। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क। आपके ऑफिस में आके कोई डील नहीं साइन कर रहा, कभी आ गया कोई, और इतने फैंसी फैंसी रियल एस्टेट ऑफिस बना के रखते हैं, उनसे पूछो तो सही भाई किसके लिए है। तो लास्ट में कोई आप मैसेज देना चाहते हैं उन रियल्टर्स को जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं या जो रियल एस्टेट शुरू करना चाहते हैं एज अ करियर, कोई मैसेज, कोई पॉइंट आप बताना चाहते हैं? सर देखिए, दोनों बहुत ही एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, राइट, जो ऑब्वियसली मेरे से बड़े लोग हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये यंग बच्चा आ गया, क्या कर रहा है। सर मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा, मैं शायद चीज़ों को सही कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारी क्लैशेस होते हैं कि भाई ये बताएगा आप हमें, हम पता है सर कितने कितने लाख रुपए हमने ऐसे ले जाते कैश में, मशीन रखी हुई है हमने नोट गिनने वाली, तो अच्छी बात है, रखो। बट आप एक मार्केट में सीमित हो, है ना। अगर आपको अगर ग्लोबल प्लेयर बनना है और आपको एक ट्रेडिशनल तरीके से एक अच्छा सर्वाइव करना है बिजनेस को, आप सोचो सर, कंपनियां बहुत सारी हैं, आपके हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी कौन है इंडिया के अंदर? कोई भी कंपनी का नाम। टाटा ले टाटा। लेता। क्यों? भाई इंटीग्रिटीज है, वैल्यूज है ना। कंपनी ऐसी है, टाटा रिचेस्ट कंपनी नहीं है इंडिया की, बट वैल्यू सिस्टम है। क्यों आपने रिलायंस का नाम नहीं लिया, या क्यों आपने किसी और कंपनी का नाम नहीं लिया? तो ये एक समझना पड़ेगा। और वो कंपनी चलती जा रही है, उस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है। वहां पे एक रतन टाटा थे, उसके बाद कोई और आ गया, कल कोई और आ जाएगा, पर वो टाटा चले जा रहा है। टाटा आज भी वैसे ही है, फैमिली नहीं चला रही उसे, वो कॉर्पोरेशन चला रही है, वैल्यूज पे चल रही है। तो अगर आपको बिजनेस बनाने हैं तो ये एक्सपीरियंस रियल्टर्स के लिए मेरी एडवाइस है, आप उसको समझो क्या नई चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं बदलोगे तो आप बदल जाओ। एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये। दूसरा एक स्टेटमेंट आजकल मेरे को सुनाई देता है कि सर एआई विल टेक ओवर द ह्यूमंस। नहीं सर, एआई विल नॉट टेक ओवर द ह्यूमंस अंटिल अनलेस यू लर्न एआई, हाउ टू यूज एआई। अगर आप नहीं यूज करोगे तो कंप्यूटर के टाइम ये बोलते थे कंप्यूटर आ गया तो लोगों का जॉब खत्म हो जाएगा, बट इजी कर दी लाइफ इजी हो गया, बिजनेस बढ़ा दिए। तो सेम एआई कर रहा है सर। जो काम आपको सुबह से शाम करने में, मतलब जो कहते हैं ना लिखने के लिए 10-10 दिन लग जाते हैं, वो शायद 10 सेकंड में हो जाता है। हाँ, मैं भी खुद भी कंटेंट लिखता हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कुछ ग्रामेटिकली कुछ चेक करना है या कुछ स्टेटमेंट को ठीक करना है तो एआई से हो जाता है बहुत आसान। तो सर उनके लिए ये है, और एक्सपीरियंस एजेंट के लिए सिस्टम को समझो। अगर गलतियां कर रहे हो, बिजनेस आना, एक्सपीरियंस होना एक अच्छी चीज़ है, बट सही तरीके से बिजनेस को पास ऑन करना नेक्स्ट जनरेशन को, या आप किसको क्या एडवाइस कर रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही मतलब लाइटली बोल देते हैं कि नहीं कैश तो बंद हो नहीं सकता। सर क्यों नहीं बंद हो सकता? मेरा हमेशा डिबेट रहता है, बड़े बड़े फोरम्स में, रेरा में जाके मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बंद कर सकते। एक बंदा चेंज होगा, दूसरा चेंज होगा, तीसरा चेंज होगा, अब देने लगे ना। बहुत सारी कंपनियों ने बंद किया है, इस प्रैक्टिस को खत्म किया है, और वो सबसे टॉप के लीडर है। गोदरेज देख लो, डीएलएफ देख लो, टॉप 10 डेवलपर जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं जीरो कैश। तभी तो वो इतने बड़े बन पाए, और तभी वो बिजनेस को कंट्रोल कर पाए सर, पैन इंडिया बिजनेस कर रहे हो। जो यंग है सर, यंग जनरेशन को मेरा आई थिंक एडवाइस ये रहेगा कि 3 चीज़ों पे फोकस करें। एक तो सबसे पहले अपने आप को एक, जैसे किसी भी बिजनेस के लिए, एक लॉयर बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी होती है ना, एक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। से एक सीए बनने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए, बैंकिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, क्या लॉज होते हैं, क्या सिस्टम होता है, कितनी टैक्स लगता है ना। तभी तो बेसिकली किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यंग जनरेशन को मेरी एडवाइस है, अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं तो आज के टाइम में तो सर यूट्यूब इतना ज़बरदस्त है, सब कुछ अवेलेबल है। ज़रूरी भी नहीं है, चलो मेरे टाइम पे नहीं था, मैंने पैसा दे के सीखा, बट अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कहीं जाएँ, किसी स्कूल में सर्टिफिकेशन लें, है ना। जैसे महाराष्ट्र ने मैंडेटरी करा हुआ है, तो पहले आपको जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट, उसके बाद में आप आओ। सर समझ तो आए ना इंडस्ट्री है क्या। जब आपकी रुचि हो, जाके एक्सप्लोर करो सर। मेरा दूसरा ये रहता है कि एरिया एक्सप्लोर करो, आपको प्राइमरी करना है, आपको कमर्शियल करना है, रेंटल करना है, रेजिडेंशियल करना है, रिटेल करना है, तो बहुत सारी वैरायटी है। समझो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। और आई थिंक तीसरा मेरे को लगता है कि सर फोकस बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। यू हैव टू बी पेशेंट। ये फ्लैशी पिक्चर लगती है कि रियल्टर बन जाते हैं, फॉर्च्यूनर आ जाएगी, स्कॉर्पियो आ जाएगा, चेन पहन लेंगे, सर नहीं, वो नहीं है, वो समझो वो नहीं है सर। इट्स अ ट्रू बिजनेस, इट्स अ ट्रू बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस, एंड द पीपल, मैं ये बोलूँगा वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो सीखेंगे और जो सही तरीके से काम। तो 2 तरीके की रेस होती है ना, जो लंबा भागना होता है ना, आपको मैराथन भागनी है, तो आपको स्टेमिना बना के, पेशेंट लो के भागना होता है, कंसिस्टेंट, एक सेम रिदम पे। ये नहीं चलेगा, है ना। अच्छा होता है, इट इज़ ऑल्सो गुड, रिक्वायर्ड, सबकी लाइफ में फेज आते हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं,
बट अगर आपको एक जो कहते हैं ना बेसिक्स फंडामेंटल्स पे काम करें और आपको एक सेम पेज पे जाना है, आपको महीने की नहीं करनी 10 ट्रांजेक्शन, आप महीने की 2 करो, पर हर महीने करो। महीने का 2 करो, लेकिन हर महीने करो। इट्स वेरी नाइस स्ट्रेटजी। तो लोगों के पास मैंने देखा है सर, मैं तो काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, मेरी ऑफिस में पैसा आता है, गायब हो जाते हैं, 6 महीने दिखते ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में काफ़ी पैसा आ गया। अब वो पैसा आया तो वो आंखों में पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी आ गई है, फिर आ गया। अब गाड़ी चलाने के लिए तेल के लिए पैसा भी तो लगेगा भाई, हर साल इंश्योरेंस आता है उसका। गाड़ी खरीदना आसान है, मेंटेनेंस बहुत टफ है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक समझनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा सा ना फोकस होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी। आई थिंक ये 3 मेरी एडवाइस हैं सर यंग जनरेशन को। शशांक, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और जो बातें आपने शेयर करी, आई एम श्योर वो बातें ऑडियंस के लिए वैल्यूबल होंगी। और जो लोग फेंस पे हैं कि रियल एस्टेट शुरू करूं ना करूं, उसके लिए आई एम श्योर EXP एक अच्छा टूल, एक अच्छा जरिया उनके लिए बन सकता है बिज़नेस को शुरू करने के लिए। और जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल की ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो अपने बिज़नेस को और सिस्टमाइज्ड और ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से EXP बहुत कारगर साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस वैल्यूबल इनसाइट्स, है ना। मैं दोबारा फिर हमें मौका मिलेगा बैठकर बात करने का, और फिर किसी दूसरे चैप्टर, EXP के दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर शो। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ आज शशांक वशिष्ठ, जो कि कंट्री हेड हैं EXP इंडिया रियलिटी के। एंड आई एम श्योर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की वो वैल्यूबल होंगे। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं या ब्रोकर हैं, शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस में पहले से हैं और अपने बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, ये टूल आपको हेल्प करेगी। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।